हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की बुक समकालीन भारत में चैप्टर जल संसाधन। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है उस पर 3/4 भाग जल है, लेकिन फिर भी उसमें जो पीने योग्य पानी है वो बहुत ही कम है। अलवणीय यानी जो खारा नहीं है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। नवीकरण पुनर्भरण जलीय चक्र का क्या मतलब है कि जब बारिश होती है तो वो पानी जाता है, तालाबों में जाता है, समुद्र में जाता है, और जब सूरज निकलता है तो समुद्र का पानी भाप बनता है, भाप बनकर वो वापस ऊपर जाता है, फिर वो बादल बनते हैं, बादल से वो वापस नीचे आता है। तो ऐसे ये जो जलीय चक्र है ये चलता रहता है। इससे ही हमारी जो पीने की पानी की पूर्ति है वो पूरी होती है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित हो जाता है। इससे ही क्या होता है कि जल का नवीकरण हो जाता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी क्यों है। अब हमें पता है कि 3/4 भाग हमारी पृथ्वी का पानी से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी कमी है पानी की, वो क्यों है। और अब तो ऐसी भी भविष्यवाणी हो रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। 2025 के आते आते क्या होगा कि ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि जो 20 करोड़ लोग हैं कहीं, तो उनको जल की बहुत कमी पड़ने वाली है, वो मरने वाले हैं। तो हम देखेंगे आगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। यहाँ पे कुछ कारण दिए हुए हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जल की कमी होगी। देखिए, अधिकतर जल की कमी, इसके अतिशोषण। पहला कारण क्या है? अतिशोषण। अतिशोषण का मतलब है बहुत ज़्यादा उपयोग करना, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा उपयोग करना। अत्यधिक प्रयोग, ये भी वही है, अत्यधिक प्रयोग, ज़्यादा उपयोग करना पानी का। और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होता है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के पास पानी की कोई कमी नहीं है और कई लोगों के पास पानी बिल्कुल नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं होता है उनके पास। तो इस तरीके से जब ऐसे असमान वितरण हो जाता है तभी क्या हो जाता है, जल की कमी हो जाती है, क्योंकि वो सारा पानी है वो उनके पास चला जाता है जिनके पास पहले से मौजूद है। तो अभी यहाँ पर हमें 3 कारण बताए हैं: अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और जल का असमान वितरण। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकती है। अब क्या है, चौथा कारण हमें क्या बताया है? बढ़ती जनसंख्या। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी भी बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, पानी भी उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे पानी की जो मात्रा है सबके पास वो थोड़ी थोड़ी होती जाती है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो अनाज भी अधिक चाहिए। अब अनाज अधिक चाहिए तो उसमें पानी भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। अब जब हम खेतों में सिंचाई करते हैं तो उसके लिए पानी की अधिक चाहिए। खेत भी ज़्यादा हो रहे हैं, खेत ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, फसलें ज़्यादा क्यों करनी पड़ रही हैं, क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो इसलिए हमें वहाँ पर पानी का अतिशोषण करना ही पड़ेगा। शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। जब सिंचाई की जाती है खेतों में तो उसमें पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। तो हमने अभी इसमें कारण पढ़े कि पानी की कमी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला हमने देखा अतिशोषण, दूसरा अत्यधिक प्रयोग, तीसरा जल का असमान वितरण अलग अलग वर्गों में, बढ़ती जनसंख्या और सिंचित कृषि के लिए। आगे यहाँ पर और भी कारण दिए हुए हैं। देखें, किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण
भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है, मतलब भूमिगत जो जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो नीचे गिर सकता है, कम हो सकता है, और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अब क्या होता है कि कई किसान हैं जिनके पास खेतों पर अपने खुद के कुएं और नलकूप होते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो खुद के हैं तो वो उन्हीं के रहेंगे, वो किसी और को नहीं देंगे। इसलिए इससे क्या हो सकता है कि जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जनसंख्या जैसे बढ़ रही है तो वैसे वैसे उद्योग भी बढ़ रहे हैं, और उद्योग बढ़ रहे हैं तो उनका जो कचरा है कल कारखानों से जो निकला हुआ है वो सब कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है, पानी में जाता है, वो सारा पानी ख़राब हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो जल संसाधन है वो ख़राब हो रहे हैं, उन पर प्रेशर पड़ रहा है। आगे हम देखेंगे कि शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हो गई हैं। अब शहरों में भी संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जिससे उनकी जीवन शैली भी बदल रही है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जल की और ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे समस्याएं और भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये सभी जो कारण है, ये सब किसके कारण है, ये हमारे कारण ही हो रहा है। लेकिन आगे चलकर जो भविष्यवाणी हुई है कि 2025 तक सबके लिए पानी ख़त्म हो जाएगा, 20 करोड़ लोगों के लिए बिल्कुल पानी की कमी झेलेंगे, वो क्यों हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि जल की कमी के क्या क्या कारण हैं, एक बार हम वापस देख लेते हैं। पहला कारण हमने देखा था क्या, कि अतिशोषण। सबसे पहले अतिशोषण मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसका उपयोग करना, पानी का अत्यधिक प्रयोग, ये भी वही है, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना। जल का असमान वितरण, तीसरा कारण क्या था, बढ़ती जनसंख्या। चौथा कारण क्या था, जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा था, कहाँ पर, सिंचित क्षेत्र के लिए, सिंचाई करने के लिए उनका अत्यधिक प्रयोग हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आगे हमने देखा कि जो किसान है वो उनके खेतों पर निजी कुएं हैं, नलकूप हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, जल का जो भौम स्तर है वो कम हो रहा है, भौम जल स्तर जो है वो डाउन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, उद्योगों की बढ़ती जनसंख्या के कारण उद्योगों की जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है तो वैसे वैसे जो जल संसाधन है वो ख़राब होते जा रहे हैं, उन पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। आगे है शहरों की बढ़ती जनसंख्या। शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी जीवन शैली भी बदल रही है, जीवन शैली बदल रही है तो उस जीवन शैली के लिए क्या चाहिए, जल और ऊर्जा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए ये खतरनाक होता जा रहा है। जल में क्या हो रहा है कि घर से जो कचरा निकल रहा है, अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, कल कारखानों से जो रसायन निकल रहे हैं, कीटनाशक हैं, कृषि में जो प्रयुक्त उर्वरक हैं, वो सभी प्रदूषित कर रहे हैं और मानव उपयोग के लिए ये सभी खतरनाक होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। अब हम ये देखेंगे कि विभिन्न परियोजनाएं बनाकर और हम किस तरीके से जल संसाधन का प्रबंधन कर सकते हैं, हम कैसे जल संसाधनों को बचा सकते हैं। देखिए, हमने प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई हैं। प्राचीन काल से ही क्या हो रहा है कि पानी को बचाने के लिए, पानी का संरक्षण करने के लिए क्या किया था, लोगों ने पत्थरों और मलबे से बांध बनाए, जलाशय बनाए और झीलों के लिए तटबंध बनाए, नहरें बनाई, इनके जैसी जो उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ हैं वो सब उन्होंने बनाई थी, ताकि जिससे जल का संरक्षण किया जा सके, जल संसाधनों को बचाया जा सके। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ, अभी हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में क्या क्या बनाया गया था जल संरक्षण के लिए, क्या क्या कार्य किए गए थे। देखें, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा
में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें पूछा जाएगा कि पहले इलाहाबाद के नज़दीक वो कौन सी जगह है जहाँ पर गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। तो वो कौन सी जगह है, वो है श्रृंगवेरा। तो ये कार्य प्राचीन भारत में किया गया था। नेक्स्ट हम और भी यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया था। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, तो उसके समय पे भी क्या हुआ था कि बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कलिंग, जो कि उड़ीसा में है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। यहाँ पर भी उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। तो हमने देखा कि पुराने समय में भी लोग, अभी से ही नहीं, पुराने समय में भी लोग जल संग्रहण के लिए कई कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने कई कृतियाँ बनाई हैं जो इसमें दिए ही हुए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर भी बांध और झील होते थे, और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ पर भी उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र हैं, और भोपाल झील बनाई गई है। और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने भी एक हौज खास बनवाया था जो कि जल संग्रहण के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, खास था। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा के जल को इकट्ठा करने के बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। क्या करते थे कि जो बांध होते थे, नदियाँ, और जो नदियाँ होती थी उनमें वर्षा के जल को इकट्ठा करते और उसके बाद में उसे खेतों में सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। लेकिन आजकल क्या होता है कि बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। पहले क्या होता था, सिर्फ सिंचाई के लिए ही चाहिए था, ज़्यादा पानी के लिए चाहिए था, फसलों के लिए चाहिए था, खेतों के लिए चाहिए था, तो बस वो उसी का इंतज़ाम करते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल बिजली के लिए, लाइट के लिए भी पानी चाहिए, और घरेलू उपयोग के लिए भी पानी चाहिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, मनोरंजन के लिए, आंतरिक नौचालन के लिए, और मछली पालन भी है। तो इन सभी के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। पहले क्या होता था, पहले जनसंख्या भी कम थी, तो जनसंख्या कम थी तो जैसे जैसे पानी की कमी होती भी थी तो वो पूरी हो जाती थी। लेकिन अब जब पानी की कमी होती है तो उनके लिए कुछ परियोजनाएं बनाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं, जैसे सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। और इसी तरह से महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जो कि जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय करती है। तो अभी हमने देखा दो प्रकार की परियोजनाएं देखी हमने, एक तो सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना, और दूसरी देखी हमने महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना। तो ये दो परियोजना बनाई गई हैं, इन्हें कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, जिनका उद्देश्य न सिर्फ सिंचाई करना है बल्कि विद्युत पूर्ति करना, घरेलू काम में लेना, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन, बाढ़ नियंत्रण, ये सभी जो हैं ये इसके उद्देश्य हैं। यहाँ देखिए एक लाइन दी हुई है कि जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो बांधों को क्या कहते थे, वो कहते थे आधुनिक भारत के मंदिर। या फिर यह आ सकता है कि नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा है, तो हम बताएंगे बांधों को कहा है। तो ये लाइन हमें खास करके याद रखनी है। यहाँ हम देखेंगे एक गीत दे रखा है ये यहाँ पर, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। यह लोकप्रिय भादु गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है। दामोदर घाटी क्षेत्र में कौन से गीत गाए जाते हैं? भादु गीत।
जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है। शोक की नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। और जब यहाँ पर कोई समस्या हो जाती है तो फिर ये जो समस्याएं इसमें उत्पन्न होती हैं उन्हीं समस्याओं को इस गीत में बताया गया है। तो इस गीत को क्या कहा जाता है? भादु गीत कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रण करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि बांध बनते हैं, परियोजनाएं जो बनती हैं बहुउद्देशीय, उनका लाभ क्या होता है। अब हम देखेंगे कि उनके दुष्परिणाम भी होते हैं। उनके क्या क्या दुष्परिणाम हैं वो देखिए कि अगर बांध बनाए जाएंगे तो उनका बहाव नियंत्रित करने के लिए उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है। क्या होता है कि जब बांध बनाए जाते हैं तो उनके प्राकृतिक बहाव को तो रोक दिया जाता है और खुद का जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, वो वहाँ पर लगाया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जो तलछट का बहाव है, उनकी जो लहरें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। क्या होता है कि वहाँ पे भोजन की कमी हो जाती है, जिससे वहाँ के जो जलीय जीव जंतु हैं उनको भोजन की कमी होती है, उन तक भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता। और बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देती है, जिससे क्या होता है कि जो अंडे देने वाले जलीय जीव हैं वो नदियों में आने से कतराते हैं, वो नदियों में नहीं आते हैं। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि परियोजनाओं के दुष्परिणाम पढ़े कि इनसे क्या क्या होता है। हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि जब उनका जो प्राकृतिक बहाव है वो अवरुद्ध हो जाता है, उसको बंद करते हैं, क्योंकि जो निजी नियंत्रण है उसको वहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, जो तलछट का बहाव है वो कम हो जाता है और जो तलछट का जो पानी है, जलाशय है, वो वहीं पे तली में जम जाता है, जिससे अधिक चट्टानी, जिससे जो वो ज़मीन है वो चट्टानी हो जाती है और जो आसपास के जीव जंतु होते हैं, जलीय जीव जंतु जो होते हैं, उनको भोजन की कमी हो जाती है। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जब बांध टुकड़ों में बट जाता है, नदी जो है वो टुकड़ों में बट जाती है, तो जो बच्चे देने वाले जीव जंतु होते हैं उनके लिए वो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जैसे ये पहले एक सीधा बना हुआ था, तो यहाँ पर जगह जगह वो टुकड़ों में बट गई नदियाँ, तो जब वो आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रुकावट बन जाती है, तो इससे उनको परेशानी होती है। फिर दे रखा है कि बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा वहाँ पे जो वनस्पति और मिट्टियाँ होती है वो जल में डूब जाती हैं, क्योंकि जो जलाशय बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, वो ऊपर बनाए जाते हैं, तो जो वनस्पति है वो मिट्टियों के साथ जल में डूब जाती है, तो वो तो बिल्कुल ही अपघटित हो जाती है। तो ये सब जो है वो दुष्परिणाम हैं किसके? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। अब देखिए क्या होता है कि जब परियोजना बनाई जाती हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, तो उसके लिए जो आसपास के गांव हैं उनको भी हटाना पड़ेगा, उनके घरों को तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए उन लोगों ने आंदोलन भी चलाया, इसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, टिहरी बांध आंदोलन चलाया, जिससे उनको विस्थापन ना करना पड़े। क्योंकि अचानक से अगर किसी से कहा जाए कि तुम्हारा घर तोड़ना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तो फिर उनको प्रॉब्लम होगी। तो एक ये परेशानी भी है, ये दिक्कत भी है जो परियोजनाओं से होती है। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
इससे मृदा के लवणीकरण जैसे गंभीर परिस्थिति के परिणाम हो सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि सिंचाई से, जहाँ पे वाणिज्यिक फसल है, वाणिज्यिक सिंचाई की जा रही है, वहाँ पर क्या होता है कि मृदा में लवणीकरण हो जाता है, मृदा खारी हो जाती है, तो जिससे पारिस्थितिक परिणाम हो जाते हैं, पारिस्थितिक गड़बड़ हो जाती है, तो इससे भी नुकसान पहुँचता है मृदा को। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जब उनको घर से भी निकलना पड़ेगा, उनको काम भी नहीं दिया जाएगा, जिन गरीब किसानों को, तो वो भूमिहीन हो जाएंगे। और जो वाणिज्यिक फसल हो रही है, वाणिज्यिक खेती हो रही है, तो उसकी वजह से जो भूमि मालिक, जो मालिक हैं, जिनके पास ज़मीन है, ज़मींदार हैं, वो क्या होंगे, वो और ज़्यादा अमीर होते जाएंगे। तो अमीरों और गरीबों में सामाजिक दूरी बढ़ती जाएगी, जिससे जो समाज का परिदृश्य है वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं, इसको याद रखना है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये पूछा जा सकता है कि जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ है, गुजरात में नर्मदा नदी पर। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जो कि भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है। कौन सी, सरदार सरोवर बांध, कहाँ पर, गुजरात में नर्मदा नदी पर। यहाँ पर एक और ऐसा ही छोटा क्वेश्चन है, देखें। कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। इसमें क्या दिया हुआ है, कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत क्यों हुई थी, क्योंकि ये किसने की थी, महाराष्ट्र सरकार ने की थी। और क्यों की थी, कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाया गया था, तो उसकी जो दिशा थी वो परिवर्तित कर दी गई थी, इसलिए कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत हो गई थी। जिससे क्या हुआ था कि निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो गया था और कृषि और उद्योगों पर विपरीत असर देखने को मिल रहा था। तो ये दो क्वेश्चन हम ध्यान रखेंगे। यहाँ हम देखेंगे एक मैप दिया हुआ है जिसमें फेमस बांध दिए गए हैं, मुख्य नदियाँ भी दी गई हैं कि वो बांध किस नदी पर है। तो इसमें कुछ कुछ हैं बांध जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, सलाल प्रोजेक्ट दिया है, भाखड़ा नांगल है, टिहरी है, राणा प्रताप गांधी सागर बांध है, सरदार सरोवर है जो अभी हमने पढ़ा था, और प्रवारा है, कोयना है, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, पेरियार है। तो इसमें कई तरीके के जो बांध दिए हुए हैं वो हमें ध्यान रखने हैं कि कौन सा बांध किस नदी पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ का आने का कारण बन जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो बांध बनाए गए थे वो किस वजह से बनाए गए थे, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, कि जब बाढ़ आएगी तो उन डैम का जो गेट है वो खोल दिया जाएगा और जिससे बाढ़ नहीं आ पाएगी। लेकिन हो क्या रहा है कि जब जलाशयों में तलछट जमा हो रहा है, तलछट अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो मिट्टी होती है, धूल मिट्टी जो होती है, कचरा होता है, वो वहाँ पर जमा हो जाता है, जिससे बाढ़ आने का जो संकेत है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुँचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती जाती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की जो संभावना है वो भी बढ़ती जा रही है, और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण जो है वो फैलते जा रहे हैं। अब इससे हमें कितने सारे दुष्परिणाम हो गए, पहले भी हमने पढ़ा था, अभी हमने ये पढ़ा कि जो नियंत्रण के लिए जो बनाए गए थे, लेकिन इससे क्या हो रहा है, बाढ़ आने का कारण बन रहा है। वो जो तलछट जमा हो रही है वहाँ पर जलाशयों में, वो बाढ़ आने का कारण बन रही है। भूकंप की भी संभावना बढ़ रही है, और अत्यधिक जल के उपयोग से क्या हो रहा है कि जल वाली जो बीमारियां होती है, जल जनित बीमारियां जो जल से उत्पन्न होती हैं वो बढ़ रही हैं। कीटों में, फसलों में कीटाणु जनित जो बीमारियां होती हैं वो बढ़ रही हैं, और प्रदूषण भी फैल रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये किस कारण हो रही हैं, परियोजना जो बनाई जा रही हैं, बहुउद्देशीय परियोजना, उनके कारण ये हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे
वर्षा जल संग्रहण। हम देखेंगे कि वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। कई कई क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से, हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में अलग तरीके से जल संग्रहण होता है, उसे हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल, पहाड़ी और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। अब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे जल संग्रहण के लिए क्या बनाई गई है, जो उन्होंने वर्षा जल संग्रहण की के लिए जो पद्धति अपनाई है वो क्या अपनाई है, कुल और गुल। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल इकट्ठा करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका अपनाया था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते थे। अभी हमने पढ़ा पहाड़ी क्षेत्रों में क्या बनाया जाता था जल संग्रहण के लिए, गुल या कुल। पश्चिमी भारत राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण, पश्चिम बंगाल में बाढ़ जल वाहिकाएँ। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान जिले के जैसलमेर में खाड़ीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान के, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर है, यहाँ पर है, यहाँ पे वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, खादीन और जोहड़ के माध्यम से। नेक्स्ट, राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। तो अभी तक हमने पढ़ा कई तरह के वर्षा जल संग्रहण करने के लिए तरीके, पद्धति पढ़ी हमने। पहाड़ी क्षेत्रों में कुल और गुल होते थे, और जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पर क्या है, जोहड़ और खाड़ीन। और यहाँ पर अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में क्या है, बीकानेर है, फलोदी है, बाड़मेर में है, यहाँ पर टांका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं छत वर्षा जल संग्रहण। छतों पर वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से होता है, देखिए। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। पीवीसी पाइप क्या होती है, आपने देखा होगा कि छत जैसे इस प्रकार से बनी होती हैं तो इनके नीचे एक ऐसे पाइप लगा होता है, और जब बारिश आती है, जब यहाँ पर पानी भर जाता है पूरी छत पर, फिर यहाँ नालों से पानी निकलता है। जो नाले होते हैं, जो पाइप लगाए जाते हैं प्लास्टिक के, उसे ही कहा जाता है पीवीसी पाइप। तो उन पाइप से क्या होता है, छत का जो वर्षा जल है वो इकट्ठा किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है। अब रेत और ईंट से क्या जाता है, जो यहाँ पर आ जाते हैं, रेत और ईंट आ जाते हैं यहाँ पर छत पे। जब बारिश का पानी आएगा तो जब वो पानी इकट्ठा होगा तो क्या होगा, उसमें रेत भी आएगी, उसमें मिट्टी कंकड़ सब कुछ आएगा, तो उसका क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है उसका पानी का। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग किया जाता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है और बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है की जाती है और फिर उसके बाद उस जल का प्रयोग कर लिया जाता है। यही होता है छत वर्षा जल संग्रहण। यहाँ पर हमें एक पॉइंट याद रखना है कि चेरापूंजी और मासिनराम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। हमसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो बताया जाएगा चेरापूंजी और मासिनराम। दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। अब क्या हो रहा है कि जो इंदिरा गांधी नहर है उससे लोगों को पानी उपलब्ध हो रहा है, टाइम टाइम पर उनको पानी मिल जाता है, 12 महीने पानी मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग छत वर्षा जल संग्रहण की विधि अपनाते थे, पद्धति अपनाते थे, उसको भूलते जा रहे हैं, वो कम होती जा रही है। क्योंकि जब पानी की पूर्ति वैसे ही हो रही है तो क्यों कोई छत पर इकट्ठा करेगा पानी।
सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संग्रहण और संग्रहण का ये तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र में है और कई शहरी क्षेत्रों में भी ये जो तरीके हैं, कौन कौन से तरीके, जैसे खड़ीन बताया था, टांका है, जोहड़ है, कुल गुल, ये सब हैं, ये तरीके आज भी अपनाए जा रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम ये चित्र देखेंगे। देखें इस चित्र में क्या है। देखिए जो एक गंडाथूर गांव है, वहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो छत का पानी है उसका संग्रहण किया जा रहा है। वर्षा जल का छत पर कैसे किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे ये छत बनी हुई है, ये पाइप जा रहा है, इस पाइप से वो पानी आ रहा है और उस पानी को वो नीचे भूमिगत टाँके के अंदर ले जाते हैं, जिससे वहाँ पर जो वर्षा का सारा जल है वो इकट्ठा हो जाता है, वो संरक्षित हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इसमें क्या है, मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा, बांस का जो पाइप बना जाता है उससे इकट्ठा करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। वहाँ पर लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। एक ड्रिप सिंचाई प्रणाली है जिसमें क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी गिरता है। तो ये जो विधि है कहाँ अपनाई जा रही है, ये मेघालय में, ये भी हमें ध्यान रखना है। एक रोचक तथ्य क्या है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। तमिलनाडु जो है वो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर छत का वर्षा जल संग्रहण करना ज़रूरी ही है। वहाँ पर सबको ऐसा करना ही पड़ेगा ताकि वहाँ पर पानी की कमी ना हो कभी भी। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।